How are you? I hope you, all of you, quite well. यानी सबसे पहले मैं आपको बता दें, आज आपकी फर्स्ट टाइम 11th क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे अपनी क्लास की स्टार्टिंग कल से करनी थी, लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से कल स्टार्ट नहीं हो पाई। तो आज आपका वीडियो क्लास ले रहा हूँ। तो सभी उन बच्चों ने जिन्होंने अपना डिसाइड कर रखा है कि मैं फैकल्टी कॉमर्स फैकल्टी को ज्वाइन करनी है, तो उनको बता दें आपके सब्जेक्ट जिसे मैं पढ़ाना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। माय नेम JP राजपूत। आपको सबसे पहले अपनी बुक को अरेंज करना है, जिसके राइटर हैं DK गोयल। राइटर नेम बुक के राइटर्स। वहाँ बुक अरेंज करिए पहले तो आपकी न्यू या ओल्ड। सपोज मैंने माना कि यदि आप ओल्ड बुक लेते हैं तो 2 या 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी बुक ओल्ड नहीं है। हो सके न्यू बुक लीजिए। अगर न्यू आप नहीं ले सकते तो आप तो ओल्ड बुक ले सकते हैं, बट ज़्यादा पुरानी ना हो, 2 साल पुरानी या साल भर पुरानी आप ले सकते हैं। तो आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट्स। तो इसके इंट्रोडक्शंस के लिए मैं आपको बता दें, फर्स्ट तो ये इसमें यानी इस सब्जेक्ट जो भी स्टडी आपको कराई जाएगी वो सभी बिजनेस क्लास स्टडी, यानी टोटल वर्क हमारा जो होता है वो कॉमर्शियल, इसीलिए कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो इस कॉमर्शियल वर्क में जब हम बिजनेस क्लास एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं उसको हम अकाउंट्स में मेंशन करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। क्यों ना हम सबसे पहले बिजनेस को जाने कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में बता दें। बिजनेस तो वैसे आप सब लोग मार्केट के हों या किसी भी विलेज से रिलेटेड है, बिजनेस के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं कि बिजनेस क्या है। तो मैं अपने वर्ड्स में बताएं, मीनिंग ऑफ बिजनेस, एनी एक्टिविटीज विच इज डन नॉट टू अर्न प्रॉफिट कॉल्ड बिजनेस, सच एज परचेज एंड सेल। मतलब कोई भी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है उसे हम बिजनेस कहते हैं। और प्रॉफिट किस टाइप से अर्न करते हैं, पहले परचेज करते हैं और फिर उसी परचेजिंग गुड्स को सेल करते हैं। माना कि कोई 100 रुपए का सामान लाकर हम उसे 120 रुपए में सेल करते हैं, तो डिफरेंस वैल्यू ₹20 हमारा टोटल प्रॉफिट है। और इसमें से जो हमने स्पेंड मनी है फॉर एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दिए, जैसे सपोज हमने सोचा कि हम जो 100 रुपए का सामान लाए उसमें से बेचने के टाइम तक हमारे अगर 10 रुपए खर्च हो जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ 10 रुपए, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारा जो ₹20 बचेगा 10, वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे हमने पहले बोला कि हमने कोई 100 रुपए का सामान
या गुड्स 120 रुपये का पीस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस ₹20 ये मेरा टोटल प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। इसमें से माइनस हो जाएंगे एक्सपेंसेस जो हमने खर्च किए सेलिंग टाइम पर, या जो भी हमारा खर्च हो गया, अगर उसको हम माइनस कर दें जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो अब जो बचेगा, जो भी बचेगा, माना कि एक्सपेंसेस हमारे ₹5 थे, तो हमारे कितने बचे ₹550, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट। अब इसी बिजनेस की एक्टिविटीज को हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी होती है। तो पहले हम अकाउंट से रिलेटेड, जैसे हमने कंप्लीट नेम लिखा था या चैप्टर्स नेम लिखा था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो मीनिंग बुक कीपिंग, हम बुक कीपिंग किसे कहते हैं? Bookkeeping is branch of commercial knowledge recorded in its business class या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी बुक कीपिंग एक ब्रांच ऑफ कमर्शियल नॉलेज है रिकॉर्डेड इन इट्स बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल मीन्स धन संबंधी यानी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस या सिस्टमैटिक मेथड। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक मेथड के अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए या इसके रूल्स या रेगुलेशंस या सिस्टम्स को जानने के लिए पहले हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी यानी इसकी जो भाषा है, उसके जो कुछ वर्ड होते हैं, पहले उसकी नॉलेज लेनी होती है। जैसे आप अपनी सिटी से कहीं अदर स्टेट जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को पहले आप नॉलेज होती है। नहीं तो जैसे अब यूपी के रहने वाले हम पंजाब में जाएं तो हमें पंजाब की लैंग्वेज प्राइमरी टाइप तो आनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ के लोगों की भाषा को कैसे समझेंगे, वहाँ की लैंग्वेज को कैसे समझेंगे। तो ऐसे ही जब हम कॉमर्स लेते हैं तो इसकी वर्ड, इसके टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस में रोजाना यानी डेली जब हम इसका स्टडी करेंगे या अकाउंट्स के बारे में जो भी नॉलेज लेंगे तो उन वर्ड को जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये काफी टर्म्स हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कुछ टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम कुछ टर्म्स के नियम लिखें। फर्स्ट, जैसे हमने अभी बिजनेस के बारे में, यानी अकाउंट्स को जानने के लिए पहले बिजनेस का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि बिजनेस की एक्टिविटीज को ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड, बिजनेसमैन, जैसे हम ऑनर, या प्रोप्राइटर, ट्रेडर्स, मर्चेंट, कुछ भी कह सकते हैं, मैनी टाइप नेम है इसके। यानी बिजनेसमैन, ऑनर, ट्रेडर्स, प्रोप्राइटर्स, मर्चेंट, इन सभी को हम बिजनेसमैन के ही नाम से जानते हैं। यानी वो बिजनेस का ऑनर मीन्स मालिक होता है,
क्रेडिटर्स। और बेटर्स। ये वर्ड जिन्हें हम टर्म्स के नाम से जानते हैं, ये अनलिमिटेड वर्ड होते हैं जिन्हें हम टर्म्स के नाम से जानते हैं, मैनी टाइप्स हैं, जिनमें से जैसे स्टार्टिंग के टाइम पर आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में कम से कम हमें जो बहुत ही प्रॉपर या पॉपुलर है इनको जानना बहुत जरूरी है, जैसे बिजनेस, बिजनेसमैन, कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स और बेटर्स। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। उसके बाद आपका इसका जो भी रिकॉर्डिंग वर्क होता है, उसका सिस्टम, उसका मेथड, उसके रूल्स आपको राइटिंग कराए जाएंगे, और जो भी राइटिंग कराया जाए उसके लिए आप एक फेयर नोटबुक बना लें और डेली का डेली उसको राइटिंग करिएगा, और हमारी वीडियो आप डेली उसको देखें, समझें। एक दिन लाइव क्लास होगी थर्सडे को, उस दिन आप डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी, बाकी का जैसे हमने ये आपको क्लियर करा। अब बिजनेसमैन जिसे हम प्रोप्राइटर या ओनर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बता दें। बिजनेसमैन जो आपके बिजनेस को चलाता है, यानी मनी को इन्वेस्ट भी करता है। बिजनेसमैन कौन? जो बिजनेस को चलाता, बिजनेस ओपन करता और पैसा भी लगाता है, मनी इन्वेस्ट भी करता है और सारी रिस्क भी कवर करता है। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोला। बिजनेसमैन क्या है? जो बिजनेस का ओनर, स्वामी, मालिक, उसका कार्य क्या है, उसका वर्क क्या है। बिजनेस चलाने के लिए उसे पैसा लगाना पड़ेगा और जितनी भी बिजनेस की रिस्क होती है उसको कवर करता है। तो हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उसे कैसे बोल सकते हैं? इन्वेस्टिंग मनी, इन्वेस्टेड मनी by owner and risk cover the risk called business। तो आपने समझ लिया कि प्रोप्राइटर कौन होता है? जो मनी इन्वेस्ट करता है और बिजनेस की सारी रिस्क कवर करता है। यह आपका बिजनेसमैन हुआ। कैपिटल, कैपिटल एक ऐसा वर्ड है, ऐसा टर्म्स है, शायद ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन ये सारे वर्ड ना आए, तो कम से कम कैपिटल तो आपको हर रोज यानी डेली में ये नेम आपके सामने आएगा। इन्वेस्टिंग मनी बाय प्रोप्राइटर्स कॉल्ड कैपिटल। बिजनेसमैन ने जो भी पैसा अपने बिजनेस में चलाने के लिए लगाया, उस अमाउंट को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। जैसे किसी बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपया अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये 1 लाख रुपए की अमाउंट कैपिटल हो गई। आपको समझ आया होगा। इन्वेस्टिंग मनी बाय प्रोप्राइटर्स या ओनर कॉल्ड कैपिटल। माना कि इस बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए 1 लाख रुपए लगाया, तो 1 लाख रुपए के अमाउंट को कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। अदर वर्ड, ड्राइंग। बिजनेसमैन जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हमने कैपिटल जाना। यही बिजनेसमैन
अपने पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए, यदि अपने बिजनेस से पैसा विड्रू कर लेता है, मीन्स निकाल लेता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिसिन के लिए, घर की जरूरत के लिए, या उसकी कोई भी पर्सनल नीड हो, उसके लिए अपने बिजनेस से पैसा विड्रू कर ले, मीन्स निकाल ले, उसे हम ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं। विड्रू करना यानी बिजनेस से पैसा निकाल लेना। उस अमाउंट को जो प्रोप्राइटर्स द्वारा विड्रू किया जाता है, ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं। यानी यही बिजनेसमैन या ओनर जब इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और जब अपने बिजनेस से पैसा कोई विड्रू करता है यानी निकालता है, तो उसे ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नंबर आएगा असेट्स। असेट्स, असेट्स के नाम से तो शायद आप परिचित ना हो, ना जानते हो, लेकिन आपने प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा। प्रॉपर्टी के बारे में तो हर बच्चा जानता होगा, जैसे जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, धन दौलत, सोना चांदी, टेबल, चेयर, फ्रिज, कूलर, या कोई भी ऐसा आइटम्स उन जो आपके घर में हो, प्रॉपर्टी के रूप में हो, उसे हम सभी को, उस प्रॉपर्टी को यहां पर असेट्स के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी जैसे मैंने बता दिया ना, धन दौलत, सोना चांदी, जमीन जायदाद, या कोई भी सामान जैसे फर्नीचर के रूप में हो, घर की जरूरत के रूप में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ट्रांजिस्टर है, या कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, ये सभी आप अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी के आइटम्स जितने भी मैं बोले, अगर आपके बिजनेस के यूज में आपको फैसिलिटीज देते हैं, कोई भी आइटम, जैसे आपने अपना बिजनेस ओपन किया, कस्टमर को बैठाने के लिए आपने वहां चेयर्स डाल दी, कस्टमर की फैसिलिटीज के लिए आपने पंखा लगाया, कस्टमर की फैसिलिटीज के लिए आपने कूलर लगाया, तो ऐसा वो आइटम्स जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल रोल प्ले करता है और लॉन्ग पीरियड तक वो आइटम बिजनेस में रहता है, उसे हम असेट्स के नाम से जानते हैं। असेट्स जिसका नाम मैंने बोला, अदर नहीं, प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो वही आइटम्स जो आपकी हैं, उन्हें आप प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अगर उन्हीं आइटम में से, जैसे मैंने बोला, जो बिजनेस में भी आप रखते हैं, किसके लिए? कस्टमर्स की सुविधा के लिए, फैसिलिटीज के लिए। हम पंखा क्यों लगाते हैं? ग्राहक को थोड़ा फैसिलिटी मिले, कहीं से गर्मी में आ रहा हो तो वहाँ रिलैक्स हो जाए, या अपना कूलर लगा रखा है बैठने के लिए। कुछ तो आपका रेस्टोरेंट है, मान लीजिए खड़े होकर लोग खाते हैं, और आपके रेस्टोरेंट पर अगर टेबल, चेयर्स, सारी ये सुविधाएं, तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो वो सभी आइटम्स जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं और बिजनेस में लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म्स तक रहते हैं, उन्हें हम असेट्स के नाम से जानते हैं। असेट्स मैनी टाइप्स होती हैं, उनमें से आपको बता दें। एक तो करेंट असेट्स होती हैं, एक फिक्स असेट्स भी होती है। करेंट असेट्स जो लेस देन 1 ईयर हमारे पास होती है, जैसे ट्रांसफरेबल भी होती है, जैसे रुपीस, आज है कल नहीं है। बैंक में आज 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कल 50,000 है, ये करेंट असेट्स के नाम से। और मोर देन 1 ईयर अगर मेरे पास है तो वो फिक्स असेट्स के नाम से। फिक्स असेट्स जैसे आपने घर में फ्रीज किया, 1 साल से ज्यादा रहेगा, खराब नहीं रहेगा, नहीं गारंटी पीरियड में भी होगा। पंखा है, कूलर है, फर्नीचर है, ये सब फिक्स असेट्स के नाम से। तो कुल मिलाकर आपने ये जाना, प्रॉपर्टी को बिजनेस में
असेट्स के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट नंबर है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इसका अदर नेम है ड्यू। लायबिलिटीज जिसका बहुत बड़ा नेम है तो हमने शॉर्ट में बोला ड्यू। ड्यू मीन्स जो हमें पे करना, जो हमें देना। लायबिलिटीज मीन्स पे करने के लिए हम रेस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम कह सकते हैं जो हमने उधार ले रखा कैश के रूप में या किसी गुड्स के रूप में, उसका पैसा आपको पे करना होगा इन फ्यूचर, आपके लिए लायबिल होगी। मीन्स लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम उसे ड्यू कहते हैं। एक्सपेंसेस जिसे हम खर्चे के नाम से, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि खर्चा क्या होता है। लेकिन अभी आप अगर क्लास में होते, फेस टू फेस पढ़ रहे होते और मैं सभी बच्चों से पूछता तो शायद ही कोई एक दो बच्चे जवाब देते। वैसे खर्चे का नाम बहुत अच्छे सुने, सुबह से शाम तक हम खर्च करते हैं, लेकिन उसको बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एक्सपेंसेस क्या है। तो मैं आपको बता दें, स्पेंट मनी फॉर सर्विसेज या फैसिलिटीज, किसी की सर्विस के लिए या अपनी फैसिलिटीज के लिए जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं वो एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। जैसे हमें रेलवे स्टेशन जाना है, हम ऑटो में बैठे, बाद में उसे पे कर दिया, क्या ऑटो वाले से आपको कुछ मिला? हम मार्केट में गए, हमने कूलर खरीदा, पैसे दिए, तो वहां तो हमको कूलर मिल गया और पैसे दे दिए, वो खर्चा नहीं है। हमने पैसा देने के बाद, रुपए देने के बाद कुछ सामान ले लिया तो वो खर्चा नहीं होता। आप अपनी कॉपी किताब ले आए, वो खर्चा नहीं है क्योंकि सामान ले आए। पैसा खर्चा वो होता है कि आपको देने के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटीज मिल सकती है, उसकी सर्विसेज मिल सकती है। आप रिक्शे में बैठते, बस में बैठते, टिकट खरीदते हैं, उतरने के बाद उसे फाड़ के फेंक देते हैं, वो आपका खर्चा होता है। ओके, कॉमर्स को पढ़ने के लिए या अकाउंट्स को जानने के लिए ये सभी वर्ड जानना बहुत जरूरी है। लर्निंग के रूप में ना हो तो माइंडली तो आपको नॉलेज के रूप में रखना होगा। अब जो वर्ड बचे हैं, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, जिससे बन जाता है डेबिट एंड क्रेडिट, और इसका सिंबल होता है DR। ये बहुत वैल्यूएबल वर्ड है, तो मैं सबसे पहले लेता हूं डेब्टर्स। डेब्टर्स अगर वर्ड या सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं कस्टमर, और एक ऐसा कस्टमर टू टाइप्स होता है। एक तो उसको जिसको हमने कैश में सेल किया और एक क्रेडिट सेल किया। होते दोनों ही कस्टमर हैं। कोई कस्टमर हमसे कैश में परचेज कर रहा है और जिसको हम जानते हैं हम उसे उधार में भी सेल करते हैं। तो डेब्टर्स वो होता है जिसको हम उधार सेल करते हैं, यानी मीनिंग के रूप में बोले सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट कॉल्ड डेब्टर्स। यानी जिस ग्राहक को हमने उधार बेचा वो मेरा डेब्टर्स बन गया। कस्टमर तो दोनों ही होते हैं, मैंने आपसे बोला था कि कस्टमर वो भी है जो हमसे
कैश में परचेज कर रहा है, कस्टमर वो भी है जो हमसे उधार में परचेज कर रहा है। यानी हम क्रेडिट सेल करते भी है और कैश में भी सेल करते हैं, दोनों ही कस्टमर है। बट जिसको हमने क्रेडिट सेल किया वो मेरा डेब्टर्स बन गया। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट कॉल्ड डेब्टर्स। ओके, और क्रेडिटर्स ठीक इसके अपोजिट। हमने क्रेडिट सेल किया, जिसको सेल किया वो डेब्टर्स बन गया। यानी हम क्रेडिट जब सेल करते हैं उस कस्टमर को हम डेब्टर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी हम सेल तो तब करेंगे, परचेज भी तो करेंगे। कभी हमने क्रेडिट परचेज किया, आप बात को समझ रहे हैं। हम सेल तो तभी करेंगे जब हम परचेज करके लाएंगे। तो हम भी या बिजनेसमैन, हम अपने को बिजनेसमैन ही मानकर चल रहे हैं। और आप सब लोग पढ़ने से पहले आप अपने को क्लास में जब भी अकाउंट्स पढ़ें ये मानकर पढ़ें, आई एम बिजनेसमैन। आपको हमारी भाषा, आपको हमारी लैंग्वेज, आपको हमारी जो डीलिंग है बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है, बशर्ते आप अपने को ये मान लेंगे आई एम बिजनेसमैन। ओके, तो बिजनेसमैन को लेकर चलेंगे। इसलिए हम कहते हैं माना कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं क्रेडिट सेल करता हूँ, कभी क्रेडिट परचेज भी तो करते हैं हम। तो जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया वो मेरा क्रेडिटर्स हो गया। मीन्स वो सप्लायर जिससे हमने परचेज किया है क्रेडिट, वो मेरा क्रेडिटर्स हो गया। इसकी मीनिंग के रूप में बोले, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, यानी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने खरीदा उधार सप्लायर से, फ्रॉम द सप्लायर, उसी सप्लायर को हम क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। तो जिसको उधार बेचते हैं वो डेब्टर्स हो गया, और जिससे उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स हो गया। तो जिसको बेचा हमने डेब्टर्स, वो रिसीवर था। जिसको हमने उधार बेचा, जिसने हमसे उधार खरीदा, वो कस्टमर डेब्टर्स के नाम से जाना जाएगा। और जिससे हमने उधार खरीदा वो सप्लायर, जिसने हमको उधार सप्लाई किया, वो क्रेडिटर्स। अब इसी से डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड इसी से ही निकलते हैं। मैंने इसके पीछे लिख रखे हैं डेबिट और क्रेडिट, जिसका सिंबल है DR और CR। डेबिट और क्रेडिट जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, और जब तक पढ़ेंगे आपको डेली लाइफ टाइम जब तक पढ़ेंगे अकाउंट्स में आपको दो काम डेली करने पड़ते हैं। या तो पूरे वर्ड में आप ये कहते हैं किसी को या तो डेबिट करेंगे या किसी को क्रेडिट करेंगे। यानी शॉर्ट में या तो किसी को हम DR लिखते हैं या CR करते हैं। यानी डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में रोजाना का वर्ड है, जिससे हमें हर पेज पर इसको राइटिंग में लाना होगा, और यही रिकॉर्डिंग में वर्क होता है। तो इसके रूल्स हैं, वैसे तो डेबिट और क्रेडिट के लिए आपके रूल्स हैं, वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। डेबिट क्या होता है या क्रेडिट क्या होता है? ड्यू टू दैट, ड्यू फॉर दैट, यानी दो बार बोला मैंने, ड्यू टू दैट, ड्यू फॉर दैट। तो डेब्टर्स जिसको हमने उधार बेचा, तो हमसे जो रिसीवर हुआ वो कौन है? डेब्टर्स। रिकॉर्ड करते समय इसको डेबिट किया। डेबिट वर्क राइटिंग करते समय, रिकॉर्ड करते समय हम दो काम करते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
तो जो हमसे उधार रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं, यानी वो रिसीवर बन जाता है। जो हमारे से रिसीव करेगा, जो हमारे लिए रिसीवर होगा, जो हमसे उधार लेगा, उसको हम डेबिट या डीआर के नाम से लिखेंगे। और जिससे हमने उधार खरीदा, जिसने हमको उधार दिया, जो हमारे लिए गिवर है, हमारे लिए जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं। और हमको जो उधार देता है, जो हमारा क्रेडिटर्स है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसके 3 रूल्स हैं। ऐसे को डिटेल में हम कल इसको एक्सप्लेन कराएंगे और रूल्स वगैरह लिखाएंगे। अब बचा आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट मीन्स मीनिंग बता, ये भी डेब्टर से ही निकलता है। इसका मीनिंग सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, यानी जिस कस्टमर को हमने उधार बेचा, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, try again but not received from him। फिर से बताएं, सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, जिसको हमने यानी हमने सोल्ड किया कस्टमर को, क्रेडिट मीन्स उधार, जिसको हमने उधार बेचा। ट्राई अगेन बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, काफी प्रयास करने के बाद भी उससे हमको पैसा वसूल नहीं हुआ, उससे हमें उधार बेचने का पैसा रिसीव नहीं हुआ। काफी प्रयास करने के और हमने जज कर लिया कि हमें देगा भी नहीं, तो हम झगड़ा फसाद नहीं करते, उस पैसे को बट्टे में डाल देते हैं, यानी उसने हमारी बेईमानी कर ली और वो अमाउंट बैलेंस हो गया, यानी हमारा डूब गया, अनपेड, हमें रिसीव नहीं हुआ। ट्राई, हमने खूब चक्कर काटे, खूब प्रयास किया, बिजनेसमैन झगड़ा तो नहीं करेगा, लाठी डंडा नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे बिजनेस करना है। तो काफी प्रयास करने के बाद भी जब पैसा हमें नहीं मिलता उधार बेचने का, उसे हम भट्टे में डाल देते हैं, हमारी बेईमानी हो जाती है, हम उसे बैड डेब्ट्स के नाम से। तो आज हम इतना ही कहेंगे। आज हमने कुछ वर्ड टर्म्स के रूप में आपको एक्सप्लेन कराए और अपने सब्जेक्ट का जो इंट्रोड्यूस है बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, उसमें आपको पहले बुक कीपिंग के बारे में बताया और अकाउंट्स। देखिए दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों में वर्क एक ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है। स्मॉल स्केल का जो वर्क करता है या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही स्मॉल स्केल पर अपना वर्क करते हैं, उसका काम बुक कीपिंग से चल जाता है। और जो रेगुलर ईयरली अपना अकाउंट मेंशन करते हैं, लॉन्ग टाइम अपना बिजनेस करते हैं और लार्ज स्केल पर अपना वर्क करते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस, सिस्टमेटिक मेथड जरूरी है और उसको हम अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें लार्ज स्केल का वर्क होता है, इसमें स्मॉल स्केल का वर्क होता है, दोनों में वर्क एक ही मेथड से होता है, ऐसा नहीं। बस इसमें यह है कि स्मॉल स्केल से करके थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, इसमें हमें नॉलेज रखना ज़रूरी है। और जो लॉन्ग टाइम के लिए अपना वर्क करते हैं, ईयरली अपना मेंशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और थोड़ा लार्ज स्केल पर होता है, उसे हमें अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ तो ये, सबसे पहले आप बुक अरेंज करिए, एक फेयर नोटबुक बनाइए। कल से आपका हम राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे और आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को एक्सप्लेन कराने के बाद उसका एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व कराएंगे, यानी वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर एक अच्छे ढंग से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये बुक का अरेंज करना है और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको जो भी
डिसीजन लेना हो जिस फैकल्टी में, पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स, उसको एक बार अपने मन से, किसी के दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, पहले हर फैकल्टी के बारे में अपनी नॉलेज रखिए कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रह सकता है, किसमें हम जॉब अच्छा पा सकते हैं। इस सभी डिसीजन को आप सोचकर इसका डिसीजन लीजिए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में उन्होंने पीसीएम ले ली या बायो ले ली, 6 महीने बाद देखते हैं दिसंबर के महीने में, हमने देखिए बच्चे बताते हैं सर मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दिसंबर में तो आया, गाड़ी चली थी दिल्ली से कानपुर तक पहुंच गई, अब वो कहता है बीच के स्टेशन क्या है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा बीच के स्टेशन क्या है। तो इसको लेने के लिए पहले अपना डिसाइड करिए, डिसीजन अपना मजबूत रखिए, और स्टार्टिंग से ही अगर आप अपनी फैकल्टी को लेते हैं और हम शुरू से पढ़ते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके, बाय।